अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम डील कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ। हम पिछले वीडियो में हमारे चैप्टर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमें बताता है कि ब्रिटिशर्स के अराइवल पर ऑन द ईव ऑफ कॉन्क्वेस्ट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया। हमने डील किया कि हाउ दे हैव एंडेड ऑल द अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द कंडीशन। यहाँ का जो माइटी एम्पायर था, मुगल एम्पायर, हमने देखा कि डेक्कन में जो डिफरेंट एम्पायर्स है उन सब की कंडीशन क्या थी। वी हैव ऑल्सो सीन कि लेटर मुगल्स कितने इनकॉम्पिटेंट साबित हुए और कैसे न्यू इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट स्प्रंग अप हुए। ऑल ऑफ दैट हमने चैप्टर 4 में देख लिया है। फ्रॉम टुडे वी आर बिगनिंग अ चैप्टर 5, जो कि है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इस चैप्टर के जरिए हम जानेंगे कि हम समझ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस को मात दे दी। हम देख चुके हैं कि मुगल एम्पायर का डाउनफॉल कितना बुरी तरीके से हो रहा है। बट अब ये जानने की ज़रूरत है कि क्या थी वो डिफरेंट पॉलिसीज़, वो डिफरेंट टैक्टिक्स और कौन सी बैटल्स एंड वॉर्स लड़ी गई in order to expand and consolidate British power in India. So let's begin our class. So that is chapter 5 of expansion and consolidation of British power in India. हम पहले जानेंगे ब्रिटिश की इम्पेरियल हिस्ट्री के बारे में। इम्पेरियल हिस्ट्री यानी उन्होंने कैसे इम्पेरियलिज्म न सिर्फ इंडिया में बढ़ाया बल्कि ओवरऑल उनकी क्या हिस्ट्री रही है विथ रिगार्ड टू द वर्ल्ड, और ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया की तरफ आते हैं। सो द इंटायर इम्पेरियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कैन बी पीरियडाइज्ड इनटू टू फेजेस। मतलब जो उनकी हिस्ट्री है अबाउट कॉलोनाइजेशन एंड इम्पेरियल आउटलुक, उसे हम बेसिकली दो फेजेस में बांट सकते हैं। जो पहला फेज है या फिर जो फर्स्ट एम्पायर कहा जाएगा ब्रिटिशर्स का, वो था अक्रॉस द अटलांटिक टुवर्ड्स द अमेरिका, यानी अटलांटिक ओशन से लेकर अमेरिका की तरफ उनका ये एम्पायर जाता था और इवन ये वेस्ट इंडीज़ को भी कवर करता था। हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में आने से पहले ब्रिटिश एम्पीरियल जो पावर थी वो किस एरिया में थी। लेकिन हम देखते हैं कि 1783 आते आते पीस ऑफ पेरिस होगा, या ट्रीटी ऑफ पेरिस भी जिसे कहा जाता है, ये होगा। क्या था ये ट्रीटी? सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ब्रिटिशर्स को जो अमेरिका में रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी, ओके, देयर वाज गोइंग ऑन अ रेवोल्यूशनरी वॉर इन अमेरिका, और 1783 में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है और मानना पड़ता है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट रीजन है, और उस इंडिपेंडेंस को देने की वजह से उनकी जो टेरिटरीज, उनकी जो कॉलोनीज थी अमेरिका में, उन्हें उससे हाथ धोना पड़ता है। और इसी वक्त हम देखेंगे कि जब यहाँ से अमेरिका से उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होगा, सो वो कैसे दे आर गोइंग टू स्विंग, वो लोग किस तरीके से टुवर्ड्स द ईस्ट एशिया और अफ्रीका की तरफ आने लगते हैं, और इसी वजह से वो भारत में उनकी इम्पेरियल ताकत और बढ़ती है, साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है यहाँ पर अपनी कॉलोनी को और स्ट्रॉन्ग करने में। The imperial history of Britain started with the conquest of Ireland in the 16th century. ये बेसिकली हमें बता रहा है कि कब जो है इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया और अपने इम्पेरियलिज्म को बढ़ाया। तो ये तब शुरू होता है आयरलैंड से 16th सेंचुरी में। उसके बाद हम देखते हैं द इंग्लिश देन स्प्रैंग अप एज द न्यू रोमन्स। ये जो टर्म है न्यू रोमन, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे यूरोप की या फिर दुनिया की भी, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि रोमन एम्पायर जो था, जो रोमन लोग थे, वो अपने आप को सिविलाइज्ड, हाईएस्ट सिविलाइज्ड पर्सन के तौर पर मानते थे। जैसे हमने व्हाइट मैन्स बर्डन देखा था, सिमिलर टू दैट। उन लोगों की दे वर चार्ज्ड विद दिस सिविलाइजिंग सो कॉल्ड बैकवर्ड रेसेस। मतलब इनका मानना था कि हम जो है हाईएस्ट रेस है, हम सबसे ज़्यादा सिविलाइज लोग हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जाकर दुनिया के जो पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, उन्हें सिविलाइज करना है, उन्हें बेहतर बनाना है। ये था रोमन का आउटलुक। इसी आउटलुक के साथ अब इंग्लिश जो है डिफरेंट कॉलोनीज में जाएंगे और यही दलील पेश करेंगे कि यू नो व्हाट, वी हैव कम हियर टू सिविलाइज यू।
आप लोग तो बारबेरिक है, यू ऑल आर बारबेरिक एंड वी हैव कम हेयर टू सिविलाइज यू। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा विथ रिगार्ड टू कमिंग टू द डिफरेंट नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। एंड इसके लिए हम देखेंगे कि जो पोस्ट एनलाइटमेंट इंटेलेक्चुअल्स है ब्रिटेन के इन पर्टिकुलर और यूरोप के भी इन जनरल, वो अपने आप को सर्टिफाई करने लगेंगे एज सिविलाइज्ड vis-a-vis जो हमारे ओरिएंट पीपल होंगे, जो हमारे ईस्ट के लोग होंगे, उन्हें ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू कंसिडर बार्बरिक। Or owing to various spatial and situational forces, the nature of imperial ideology of Britain changed over time। हम देखेंगे कि जो उनकी आइडियोलॉजी है ओवर टाइम चेंज होगी, बट जो उसके फंडामेंटल्स है, जो उसके ग्राउंड पॉइंट्स है, वो नहीं बदलेंगे, इट्स गोइंग टू स्टे द सेम। हम देखेंगे कि टिल द एंड जो है उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। इवन इंडिया में आने के बाद वो ब्राउन्स एंड वाइट्स में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वो यूरोपियंस एंड नेटिव्स में डिस्क्रिप्शन करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू गो ऑन, वो कभी नहीं बदलेगा। लेट्स सी, जो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट था, और यहाँ पर हमारा मतलब है ऑफ कोर्स इंडिया में जो उन्होंने इम्पेरियलिज्म फैलाया और जो इंडिया को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया और इवेंचुअली कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल किया, हम उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्क्वेस्ट से यहाँ पर इसका मतलब ये है। सो ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था? दैट मीन्स क्या ये बाय चांस दे गॉट इट, और उनके फुल ऑन प्लान्स थे कि वी आर गोइंग टू गो टू इंडिया और हमें यहाँ पर ट्रेडर्स बनकर जाना है, देन हम किंग मेकर्स बनेंगे, देन हम पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करेंगे, हेजीमनी हासिल करेंगे। सो यहाँ पे जो हिस्टोरियंस है बटे हुए हैं, दे हैव डिबेटेड ओवर द फंडामेंटल क्वेरी, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि ये एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था। सो ये जो है बहुत ज़्यादा ही डिबेटेड क्वेश्चन है। जॉन सीले एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इनका कहना है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज मेड ब्लाइंडली, अनइंटेंशनली एंड एक्सीडेंटली। इनका कहना है कि ब्रिटिशर्स ने कभी प्लान नहीं किया था कि उन्हें इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना है, इंडिया को जीतना है। ये तो बस एक अनइंटेंशनल एक्सीडेंटली हो गया कि ब्रिटिशर्स के हाथ में इंडिया आ गया, एंड इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, दैट मीन्स उनके कोई प्लान्स नहीं थे, दे डिड नॉट मेक एनी रूट मैप के ओके दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। इस स्कूल ऑफ थॉट, जॉन सीले की स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि ब्रिटिश कम टू ट्रेड, वो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आए थे, एंड दे हैड नो डिजायर, उनकी कोई विश नहीं थी कि वो यहाँ पे टेरिटरीज अक्वायर करें, और उनका सिर्फ एक ही मतलब था, प्रॉफिट हासिल करना। लेकिन वो देखते हैं कि जो द इंग्लिश is argued were unwillingly drawn into the political turmoil created by Indian themselves। इनका कहना है कि उनका तो यहाँ पे सिर्फ मतलब ये था कि प्रॉफिट हासिल करें और अपना ट्रेडिंग करें, बट जो इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल था, यानी यहाँ की जो सियासी हालात थे, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही थी, वहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स थे, इतने टर्मोइल थे कि उन्हें ना चाहते हुए भी खींचा गया इंडिया की पॉलिटिक्स में, और ये इंडियंस ने खुद किया, और हमें फोर्स किया गया कि हम यहाँ की टेरिटरीज को अक्वायर करें, अदरवाइज ब्रिटिशर्स हैड नो इंटेंशन टू इवन गेट इट। ये मानना है वन स्कूल ऑफ थॉट का। द अदर ग्रुप, जो एक दूसरा ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है, उनका बिलीव है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उनका क्लियर इंटेंशन था कि दे वांट टू स्टैब्लिश अ लार्ज पावरफुल एम्पायर, अ प्लान विद ए कंप्लीटेड बाय वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने इस प्लान को बहुत रिगरसली फॉलो किया, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप उस पर फॉलो किया, सालों लगाए उसके लिए। और ये प्रोपेगेंडा को डिसमिस करते हैं कि उनका पीसफुल इंटेंट था, वो यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी चाहते थे, उनका कोई मकसद नहीं था यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपांशन करने का और एम्पायर बिल्ड करने का। दे से अदर ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कि दे कंप्लीटली हैड अ प्लान, और उन्होंने उसे रिगरसली फॉलो किया, और उसका नतीजा आखिरकार यही हुआ कि उन्हें इंडिया में कॉन्क्वेस्ट मिली। और इन दोनों स्कूल के जो ओपिनियंस है, इट अपियर टू बी ओवर स्टेटिंग द व्यू पॉइंट्स। ऑफकोर्स ये दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताते हैं, बट हमें समझना होगा
कि ये ब्लैक और वाइट नहीं था, इट वॉज अ बिट ग्रे, दोनों के बीच की चीजें थी। इनिशियली परहैप्स अगर हम शुरू की बात करें तो हाँ ठीक है, कंपनी ऑफिशियल्स जो है स्टार्टेड अक्वायरिंग टेरिटरी अपने आप को प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। हम ये समझ सकते हैं कि उनके जो ट्रेड इंटरेस्ट थे, उनको जो ट्रेडिंग करनी थी उसके लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके लिए भी ज़रूरी था कि वो कुछ हिस्से को प्रोटेक्ट करे, टेरिटरी को अपने अराउंड ले लें, दैट इज़ फाइन। बट जब उन्होंने देखा कि हाउ फैक्शनलाइज, कितना बटा हुआ है इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इट इज सो इजी कि हम एक लोकल रूलर को पिट कर दे, यानी उसके सामने खड़ा कर दे दूसरे रूलर को, एंड हम लोग कितनी आसानी से एक दूसरे के साथ लड़ते थे। नेबरिंग जो स्टेट्स थे हमारे इंडिया में एट दैट टाइम, दे वर जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर ऑल द टाइम। और ये रियलाइज कर लिया ब्रिटिशर्स ने, हमारी कमजोरी उन्हें समझ में आ गई, एंड तभी वो शुरू करते हैं, दे बिगैन टू इंटरफेयर वेयर, हमारी लोकल पॉलिटिक्स में। और इसी प्रोसेस में उनके इंटरफेरेंस के चलते चलते वो इसके मास्टर हो जाते हैं और हमारी टेरिटरीज अक्वायर करने लगते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा चलता जाएगा कुछ वक्त तक, और जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस होंगे ब्रिटेन में, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो उनके जरिए भेजे जाएंगे, अब वो समझ चुके हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। अब वो इंडिया में वर्क करेंगे एक बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट के साथ, क्लियर कट डिजायर के साथ, और विद अ प्लान टू अक्वायर टेरिटरीज, एंड अब वो बनाएंगे एक अंपायर इंडिया में। इनिशियली हम देख सकते हैं कि उनका मकसद प्रमोट एंड प्रोटेक्ट था उनके ट्रेड को, लेकिन जब उन्होंने हमारी कमजोरी देखी कि हम कितनी आसानी से हमारे ही नेटिव इंडियंस के साथ लड़ते हैं, और हम लोग कितने फैक्शनलाइज्ड है, कितने गिरोह में बटे हुए हैं, देन दे हैव रियलाइज कि इट इज मच इजियर टू अक्वायर टेरिटरीज हियर, और हम पर अपनी कॉन्क्वेस्ट करना कितना आसान है उनके लिए। ऑफ कोर्स उनको जो इनॉर्मस प्रॉफिट मिलता था हमारी ट्रेड से, जो इंडिया के ट्रेड से ब्रिटिशर्स को जो प्रॉफिट मिलता था वो अनमैच था, एंड इट ऑफ कोर्स अट्रैक्टेड इंग्लिश ट्रेडर्स जो कि थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एज इट डिड अदर यूरोपियंस। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आए थे ट्रेड के लिए, एवरीवन अग्रीज अपॉन दैट, लेकिन जो ये डिजायर थी जल्दी जल्दी प्रॉफिट हासिल करने की, उसके साथ साथ उनके पर्सनल एम्बिशन थे, उनके खुद के ख्वाब थे, और जो थे इस सब का जो इफेक्ट है वो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी पड़ेगा यूरोप की। एंड इसी के साथ हम देखेंगे कि ब्रिटिश जो है इंक्रीज देयर पॉलिटिकल क्लाउट इन इंडिया। वो ट्रेड में बढ़ोतरी तो चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ हद तक पॉलिटिकल क्लाउड, यानी अपना पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है और अपना जो एक दबदबा है इंडिया की पॉलिटिक्स में बढ़ाना पड़ा, और वो स्लोली स्लोली इस पर काम करेंगे। हम देखेंगे कि कई टाइम वो ऐसा होगा कि वो वॉर्स करेंगे, बैटल्स करेंगे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को, यानी अपने ट्रेड के फायदे के लिए, एंड हम कुछ टाइम देखेंगे कि वो बनेंगे इंडियंस के एलाइज, जैसे कि हमने देखा सेकेंड कार्नेटिक वॉर में कि कैसे वो साउथ इंडिया में एक टीम को सपोर्ट करते हैं, वन साइड ऑफ द बैटल को सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं फ्रेंच दूसरी साइड को सपोर्ट करते हैं। तो अलाय बनना यानी उनका सपोर्टर बनना, उनका साथ देना। देन B.L. ग्रोवर, वेरी नोटेड हिस्टोरियंस, इनका कहना है कि लॉर्ड वेलेस्ली रिस्टोर्ड द अग्रेसिव एप्लीकेशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम टू extend British dominion India as a defensive countermeasure against the imperialistic design of France and Russia. सो यहाँ पर B.L. ग्रोवर कहते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सब्सिडरी अलायंस जो है एक सिस्टम होगा जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लागू करेंगे। इस सिस्टम के जरिए, इस पॉलिसी के जरिए ऐसा होगा, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो भी नेटिव राजा हमारा ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेगा, सो वो और ब्रिटिशर्स ऐसे हो जाएंगे कि जो ब्रिटिशर्स का दोस्त है वो उनका दोस्त, जो ब्रिटिशर्स का दुश्मन वो उनका दुश्मन, और कोई भी राजा जो है अपने डिसीजन की वजह से किसी भी दूसरे राजा के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जो राजा होगा उसे एक अमाउंट पे करना होगा ब्रिटिशर्स की आर्मी को,
विथस्टैंड करने के लिए। साथ ही साथ एक ब्रिटिशर्स का कॉरेस्पॉन्डेंट हमेशा राजा के दरबार में होगा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को हर वक्त पता चल पाएगा कि राजा के दरबार में क्या हो रहा है। और ऐसी बहुत सी अलग अलग पॉलिसीज थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के जरिए। सो बेसिकली ये एक तरीके का सपोर्टिंग सिस्टम था, लेकिन ये नेटिव्स के बहुत ही खिलाफ काम करता था। तो जब वेलेस्ली ने ये सिस्टम लाया, सो इनका मकसद क्या था कि ब्रिटिश डोमिनियन को इंडिया में बढ़ाना, और ये एक तरीके का डिफेंसिव मेजर था, एक तरीके का रिप्लाई था किसके खिलाफ, जो इंपेरियलिस्टिक डिजाइन फ्रांस और रशिया की तरफ से चल रहा था ओवर द वर्ल्ड। सो इसके जवाब में उन्होंने चाहा कि अगर हम सब्सिडरी अलायंस कर दें और पहले ही एक तरीके के समझौते में आ जाए इंडिया के नेटिव रूलर्स के जरिए, सो अगर फ्रांस और रशिया यहाँ पर आना भी चाहें और अपना पॉलिसीज आगे बढ़ाए, तो भी हम एक तरीके से सेफ साइड में होंगे। हम देखेंगे कि 1798 से 1818 तक द ब्रिटिश मोटिव्स वर कंसाइजली इंपेरियलिस्टिक, कॉन्शियसली इंपेरियलिस्टिक। अगर हम लॉर्ड हेस्टिंग को देखें तो फर्दर कैरीड द पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली, उन्होंने वेलेस्ली की ही तरह की पॉलिसी आगे बढ़ाई जो उनके बाद आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग। एंड ही ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉन्कर्ड रादर देन अक्वायर्ड कंट्री। उन्होंने इंडिया को हमेशा ऐसे ही जाना कि हमने इस पर जीत हासिल की है, ये हमारी है, एंड वी आर गोइंग टू डू whatever we would like to do, just कि ब्रिटिशर्स का फायदा हो अल्टीमेटली। Thereafter, the British seemed to work on a set design to conquer the whole of India and even some neighboring states. हम देखेंगे कि बस कुछ टाइम बाद वो रियलाइज कर लेते हैं कि बस हमारा मकसद ट्रेड तो था जब हम आए थे, बट अभी हमें कॉन्कर करना है इंडिया को, और सिर्फ इंडिया को ही क्यों, उसके आसपास की नेबरिंग एरियाज को भी वो कॉन्कर करने के ख्वाब देखेंगे। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि अर्स्टवाइल इंडिया को कितना पॉलिटिकली डोमिनेट करेंगे ओवर द इयर्स। अब सवाल ये उठता है कि व्हेन डिड द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स बिगैन इन इंडिया, कब हम कह सकते हैं कि ये टाइम से ब्रिटिशर्स का टाइम जो है, पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री में शुरू हो जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मिड 18 सेंचुरी जो है वो जनरली कंसीडर की जाती है। वेरियस हिस्टोरिकल फोर्सेस वर एट वर्क, consequent to which the country moved towards a new direction। ये जो था 18वीं सदी का जो था वक्त, ये ऐसा टाइम था कि पॉलिटिकली इतनी चीज़ें हो रही थी कि हम देखते हैं कि हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, एक अलग ही सिमत में चली जाएगी। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 1740 वो साल था जब एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रेमेसी शुरू होती है कार्नेटिक में। और उसका रीज़न क्या होता है, हम जैसे कि देख चुके हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, कैसे ऑस्ट्रिया की गद्दी पर यूरोप में के लिए जब जंग शुरू होती है तो इसका इफेक्ट हमें इंडिया में दिखता है, और हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक होती है 1740 में, जो कि 1748 में ख़त्म होती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये वो वक्त है जब हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर का टाइम इंडिया में शुरू होता है। कुछ का कहना है कि द ईयर ऑफ 1757 व्हेन द जब ब्रिटिशर्स नवाब ऑफ बंगाल को प्लासे की जंग में हरा देते हैं, बैटल ऑफ प्लासे में जब ब्रिटिशर्स की जीत होती है, वो टाइम हम कह सकते हैं कि डेजिग्नेटेड डेट है जहां से एरा ऑफ ब्रिटिशर्स शुरू होता है। कुछ कहते हैं नहीं, 1761 वो साल है जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली, और कैसे अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मराठास को, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, नेटिव इंडियन पावर को भी डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो यही सही वक्त था ब्रिटिशर्स के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने का और कंसोलिडेट करने का। सो कुछ का कहना है कि ये वो टाइम था जब उनका ब्रिटिशर्स का फेज इंडियन हिस्ट्री में शुरू होता है। हाउएवर ये सब जो क्रोनोलॉजिकल लैंडमार्क्स है somewhat arbitrary because the political transformation which began इस टाइम के अराउंड, इसने ऑलमोस्ट 80 years लिए टू कंप्लीट होने में। अगर हम देखें कि अगर हम 1761 की बात करें, so द ब्रिटिश वुड सर्टनली कम टू माइंड, क्योंकि यहाँ पर अब उन्हें क्या है, उनको विक्ट्री मिल चुकी है नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ और साथ ही साथ फ्रेंच के खिलाफ। अगर हम 1761 की बात करें तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी हो चुकी है, बैटल ऑफ प्लासे भी हो चुकी है। अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास पावर आ गई है, हम दो इम्पोर्टेंट लोगों को हरा चुके हैं, बट उन्हें यह भी समझना होगा कि वी वुड नॉट इंटायरली राइट ऑफ द मराठास एंड वुड प्रोबेबली ऑल्सो कंसिडर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हैदर अली।
बैटल ऑफ प्लासी और कार्नेटिक के बाद भी मराठास और मैसूर के हैदर अली, बहुत दो इम्पोर्टेंट पावर ऑफ इंडिया अभी भी इंटैक्ट हैं। सो वो अभी डायरेक्टली नहीं कह सकते कि नाउ वी आर द रूलर ऑफ इंडिया, दे स्टिल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टू इंडियन नेटिव रूलर्स। अगर हम इसे कहें कि दिस वॉज द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विड इट प्रोबेबली बी मिस्टेक टू इंटरप्रेट इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो इन द प्रेजेंट। हम स्पेसिफिकली एक पॉइंट को नहीं कह सकते कि इस डेट से ये बदला है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द पीरियड, इसमें पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड पीरियड था एंड थिंग्स वेंट अहेड एंड कैसे चीज़ें बदली, बट हम एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते एक डेट को जहाँ से सब कुछ बदला, क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज़ दूसरे से कैसे रिलेटेड है। नॉनदलेस जो सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंडर ब्रिटिश ने सक्सीड किया, ये बहुत क्लियर नहीं है। एंड कुछ जो है बहुत बॉटल नेक्स थी, मतलब बहुत हेड टू हेड चीज़ें हुई विच दे फेस्ड। इट इज दिस पैराडॉक्स विच मेक्स द कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन स्टैब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। यही सब जो सिचुएशंस थी, ये जो टाइम पीरियड था और कैसे इसमें ब्रिटिशर्स जीतते हैं, कैसे वो अपने कंपेटिटर्स को हराते हैं एंड हाउ थिंग्स गो अहेड, ये सब है जो लोगों को इतना इंटरेस्टेड कर देती है इस चीज़ को जानने में कि आखिर कैसे ब्रिटिशर्स ने क्या प्लान्स किए कि वो इंडिया के इतने बड़े रूलर्स बन गए, वो इम्पेरियल पावर बनकर उभरे, कैसे चीज़ें टर्न आउट हुई। ये सब जो है लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं एंड पीपल रियली वंडर कि एक्चुअल में इंडिया में क्या हुआ था। सो लेट्स लर्न क्या हुआ था एक्चुअल में इंडिया में और क्या थे कॉजेज कि ब्रिटिशर्स को सक्सेस मिली इंडिया में। सो अगर हम पूरे प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन को देखें और उनके कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी मजबूती बढ़ाई, अपनी पावर यहाँ पे इंडिया में बनाई, जिसके लिए उन्हें ऑलमोस्ट एक सदी लग गई। सो उन्होंने ऑफकोर्स डिप्लोमेसी अपनाई, साथ ही साथ उन्होंने अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को भी अपनाया। ऐसा नहीं था कि वो लोग सिर्फ पॉलिसीज बना रहे थे। हम जानते हैं कि मिलिट्री में भी वो कितने एडवांस थे और कितने राइटफुली उन्होंने चीज़ें की, टैक्टिक्स बनाई, और इन दोनों मैकेनिज्म को हम समझेंगे। बोथ वॉर यानी उनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यानी जो उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी, दोनों यूज की गई ब्रिटिशर्स के जरिए इंडिया में अपनी पावर को बढ़ाने में और वेरियस किंगडम ऑफ इंडियाज को हरा कर फाइनली अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट करने के लिए। ब्रिटिशर्स जो थे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे किसी भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए, उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर कोई रीजनल रूलर अगर उनके रास्ते में आए तो या तो उसके साथ कोई ट्रीटी कर ली जाती थी या उसे हरा दिया जाता था। एंड दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट इज इट मॉरल और नॉट, दे जस्ट वांटेड कि डिप्लोमेसी से या वॉर से उन्हें चीज़ें हासिल करनी है। द कॉजेशनल फोर्सेस एंड फैक्टर्स जो एक्चुअली उनकी सक्सेस के लिए जिम्मेदार हैं वो हम जानेंगे। सो हम शुरू करेंगे उनकी मिलिट्री के ज़रिए। उनकी जो आर्म्स, मिलिट्री और उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो कितनी सुपीरियर थी, वो कितनी अहेड थी, एडवांस थी विथ रिगार्ड टू जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे। अगर हम बात करें फायर आर्म्स यानी जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जो हथियार उनके ज़रिए यूज़ किए गए इंग्लिश के ज़रिए, उसमें कैनन्स थे, उसमें तोप थी, मस्केट्स थे, और ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा बेटर थे इंडियन आर्म्स के मुकाबले में। किस मुकाबले में? उनकी स्पीड ज़्यादा थी, साथ ही साथ रेंज ज़्यादा था। दैट मीन्स दूर भी उसे शूट किया जा सकता था, वो एक लंबा रास्ता तय कर सकती थी और बहुत फास्ट होते थे उनके आर्म्स। हमने देखा था पिछले चंद वीडियोस में कि कैसे इनके आर्म्स एंड एम्यूनेशन सेल्फ लोड भी हो जाते थे, उन्हें बार बार कारतूस लोड करना भी नहीं पड़ता था। और इंडिया में हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं हुए थे हमारे हथियार को लेकर भी। हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स जो है इंपोर्ट करेंगे, मंगवाएंगे यूरोपियन आर्म्स को, और इवन वो यूरोपियन लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगे, मतलब एक तरीके का कोच कि आप हमारे ट्रूप्स को, आप हमारे आर्मी को सिखाइए। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखेंगे कि जो इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे और जो हमारे जो रैंक होल्डर होंगे या इवन हमारे जो नॉर्मल सिपाहीज होंगे, वो कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे इंग्लिश ऑफिसर्स को और इंग्लिश आर्मीज को।
ऑफ कोर्स जिसने चीज़ें शुरू की है, आप अगर उनसे चीज़ें सीखना भी चाहें तो यू कैन नॉट बीट द टीचर जिसने एक्चुअल में चीज़ें बनाई हैं. सो ये जो एब्सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी थी इंडिया में उस वक्त विथ रिगार्ड टू आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी साबित होती है. और हम देखते हैं कि हमारे इंडियन रूलर्स नई चीज़ें, ओरिजिनल मेथड्स, ओरिजिनल आर्म्स एंड एम्यूनेशन और इन्वेंशन को छोड़कर कैसे बस एक इमिटेटर बन जाते हैं, यानी बस उनकी कॉपी करते हैं रादर देन मेकिंग आवर ओन थिंग्स. अगर हम बात करें तो सिर्फ उनके पास आर्म्स और एम्यूनेशन बेटर नहीं था, उनकी मिलिट्री में डिसिप्लिन भी था. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उनके सिपाहीज को, उनके सोल्जर्स को मोटिवेटेड रखता था, वो था रेगुलर सैलरी. अगर आप किसी को सैलरी रेगुलरली दे रहे हो तो दैट पर्सन इज़ वेरी काम एंड दे नो कि हाँ हमें इस काम के लिए सैलरी वक्त पर मिल जाएगी, मुआवजा हमें सही और सही वक्त पर मिल जा रहा है. लेकिन अगर आप किसी इंसान से सिर्फ काम करवा रहे हैं और उन्हें सैलरी सही दाम भी नहीं है और सही वक्त पर भी नहीं मिल रही है, तो एक तरीके से मोटिवेशन लैक हो जाता है और उनके काम पर भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली दिखता है. यही हुआ इंडिया में. जो पेमेंट ऑफ सैलरीज थी वो बहुत स्ट्रिक्ट रजीम के साथ ब्रिटिश आर्मी में चलती थी और बहुत डिसिप्लिन मैनर में. उसकी वजह से जो इंग्लिश कंपनी थी उन्होंने इंश्योर किया कि उनके ट्रूप्स अगर लॉयल रहे, अगर उन्हें अपनी फौज को, अपने लोगों को लॉयल रखना है, सो उन्हें ये करना होगा कि सैलरी सही टाइम पर देनी है. वहीं अगर हम इंडियन रूलर्स की बात करें तो उनके पास उतनी इनफ मनी ही नहीं थी कि वो एट करेक्ट टाइम अपने ट्रूप्स को सैलरी दे पाए. हम देखेंगे इवन मराठास के केस में कि एट टाइम्स वो क्या करते थे, अपनी मिलिट्री कैंपेन को बोलते थे कि यू गो एंड कलेक्ट द रेवेन्यू, आप जाके टैक्स जमा करो एंड यही आपका पेमेंट होगा फॉर योर वर्क. इंडियन रूलर्स थे जो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे मर्सिनरीज पर. अब सवाल आता है कि मर्सिनरी क्या होता है. तो मर्सिनरी ये होता है कि वो आपकी आर्मी का पार्ट नहीं होंगे, ऐसे सिपाही वो आपकी आर्मी का पार्ट नहीं होंगे, वो आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर आपके लिए जंग लड़ेंगे. ठीक है, ये मेरी आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे सिपाही की ज़रूरत है तो मैं एक तरीके से उन लोगों को रेंट पर या कॉन्ट्रैक्ट पर कहूँगी कि आप मेरे लिए ये जंग लड़िए. तो ये जो मर्सिनरीज होते थे ये ऑफ कोर्स आपके लिए लॉयल नहीं होंगे, ये रिबेलियस भी हो सकते हैं, और ये जब चाहें जो उन्हें बेहतर दाम देगा, वो आपका अपोनेंट ही क्यों ना हो, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्हें ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज दे डोंट हैव लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर आर्मी, राइट. वो उनका मेन मकसद है मनी. आप उन्हें जितना पैसा देंगे वो आपके साथ होगा, अदरवाइज अगर आपका अपोनेंट आपको उन्हें दे रहा है पैसा तो दे आर गोइंग टू गो अहेड विद देम. सो इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था दिस मर्सिनरीज का भी, जो हमारे सिपाहीज को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता था. अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट कैसे होता था आर्मी में, तो ब्रिटिशर्स में बड़ा ही फेयर सिलेक्शन था. अगर आपके पास मेरिट है तो आपका आर्मी में लिया जाएगा. ओके, बेसिस टोटली ऑन द रिलायबिलिटी कि आप पर कितना भरोसा किया जा सकता है और आपके पास कितनी स्किल है, आप कितने टैलेंटेड हो. लेकिन इंडिया में ये था हेरिडिटरी, डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आप मेरे खानदान के हो कि नहीं, आप मेरे क्लैन के टाइज में आते हो या नहीं. ऑल दीज थिंग लेड इंडिया टू एब्सोल्यूट डार्कनेस. हमारे यहाँ देखा गया कि दे देमसेल्फ वर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नॉट हियर ब्रिटेन में, कि इवन जो रिक्रूटर्स थे उन्हें बहुत डिसिप्लिन से रहना होता था और दे वर वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन. उन्हें पता होता था उन्हें किस काम के लिए किस बंदे को लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स. और इसका अपोजिट कॉन्ट्रास्ट था इंडिया में. यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, ये अपॉइंट होते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड पर्सनल रिलेशन, कि आपका राजा के साथ कैसा रिलेशन है, आपकी फैमिली के कितने टाइज है नोबिलिटी के साथ, ऑल ऑफ दैट. और इसकी वजह से हम मेरिट को नज़रअंदाज करते थे, एबिलिटी को नहीं देखते थे. और इसका नतीजा क्या होगा कि हमारा कॉम्पिटेंस जो था बहुत ही डाउटफुल था. हमारी आर्मी का जो ओवरऑल कॉम्पिटेंस था, ओवरऑल जो पावर थी वो कम थी. एंड दे ऑफन टेंडेड टू बी रिबेलियस एंड डिसलॉयल इन ऑर्डर टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट. और बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे ही
जो आर्मी के लोग हैं, हमारे ही सिपाही, हमारे ही एडमिनिस्ट्रेटर्स और कमांडर्स अपने पर्सनल गेन की वजह से डिसलॉयल्टी कर देते हैं किंग के साथ और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। हमारी जो लीडरशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी और ब्रिटिशर्स के हैड ब्रिलियंट लीडरशिप, और उसके साथ जो उन्हें सपोर्ट था बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स। इंडिया ने देखा कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप थी वो बहुत ब्रेव, बहुत गेलेंट, बहुत लॉयल, इंटेलिजेंट, लेकिन हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स नहीं थे। क्या मतलब होता है इसका? अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो वहां पर क्लाइव, हेस्टिंग, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्कीज ऑफ डलहौजी एंड सो ऑन, ये सब नाम है उनके ग्रेट ग्रेट लीडर्स के, जिनके पास रेयर क्वालिटी थी लीडरशिप की। लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? उनके पास एक सेकेंडरी लीडरशिप थी। मतलब कि अगर जस्ट इन केस उनके फर्स्ट लीडरशिप को कुछ हो जाता है तो फौरन टेक ओवर कर लिया जाएगा सेकंड लीडरशिप के जरिए, जिसमें थे सर आयरकूट, लॉर्ड लेक, ऑर्थर वेलेस्ली, और ये सब रेडी थे कि जस्ट सिचुएशन आएगी एंड दे नो कि उन्हें कैसे टेक ओवर करना है। और इनका रीजन ये नहीं था कि हमें लीडर बनना है, वो लोग काम कर रहे थे अपने देश के लिए, अपने देश की ग्लोरी के लिए। हमारे इंडियन साइड पे बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट लीडर थे। अगर हम बात करें हैदर अली ऑफ मैसूर की, द ग्रेट टीपू सुल्तान, अगर हम बात करें चिन कुलिश खान की, मराठास में मधुराव शिंदे, यशवंतराव होलकर, ऑल वर रियली ग्रेट गेलेंट लीडर्स। बट हम क्या लैक करते थे, हमारे में क्या कमी थी? हमारे यहाँ टीम ऑफ सेकेंड लाइन ट्रेन्ड पर्सनल नहीं था कि जस्ट इन केस इफ सिचुएशन कम्स तो किन्हें टेक ओवर करना है। हमारे यहाँ वो सेकेंड लाइन एब्सेंट थी। और जो बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे साथ वो ये थी कि वी वर फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर। जितना हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे उससे ज़्यादा हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, एंड इसकी वजह से हम हमारी एनर्जी, हमारी स्पिरिट, हमारी पावर को वेस्ट कर रहे थे टू फाइट विथ ईच अदर। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत वक्त ऐसे भी आएंगे कि जब हम खुद ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट हमारे नेबरिंग रूलर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेबरिंग वॉरफेयर इतनी ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं चल सकता विदाउट हैविंग अ गुड फाइनेंशियल बैकअप। मनी, सिंपल वर्ड्स, मनी। यू नीड सपोर्ट, यू नीड फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी चीज़ के लिए, आपके सोल्जर्स की पेमेंट के लिए, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए, फोर्टिफाई करने के लिए चीज़ों को, फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। और हम देखेंगे कि इनकम ऑफ द कंपनी वॉज एडिक्वेट। इतनी इनकम उन्हें इंडियन ट्रेड से, इतना पैसा उन्हें मिल रहा था कि उनके जो शेयर होल्डर्स थे उनको तो हैंडसम यानी अच्छा खासा अमाउंट जाता ही था, जिसकी वजह से उसके बावजूद भी उनके पास इतना पैसा बच जाता था कि उनकी जो भी वॉर्स है इंडिया में वो आसानी से उसे स्पॉन्सर कर पाए। फर्दर हम देखेंगे कि इंग्लैंड वॉज अर्निंग फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रेड्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की ट्रेड, उनकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत ट्रेड चल रही थी और उनके पास इतना इनफ प्रॉफिट था कि वो शेयर होल्डर्स को अच्छे पैसे देने के बाद भी अपनी वॉर्स लड़ सके। और ये जो वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मनी, मटेरियल एंड मैन था, वो सब अवेलेबल था टू द ब्रिटिश इन टाइम्स ऑफ नीड। उनके पैसे की वजह से उन्हें हर चीज़ अवेलेबल थी वेन एवर दे नीड इट, एंड थैंक्स टू द सी पावर सुपीरियोरिटी। हम नहीं भूल सकते कि उनकी नेवल सुपीरियोरिटी की वजह से उन्हें कितना फ़ायदा हुआ सारे यूरोपियंस पावर को इंडिया से निकालने के लिए, और साथ ही साथ इंडिया के सभी कोस्ट पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए और फाइनली कंसोलिडेट करने के लिए। एक पॉइंट जो ब्रिटिशर्स को रियली मोटिवेट करता था अपनी जंग लड़ने में वो थी उनकी नेशनलिस्ट प्राइड। अपने देश के लिए जो उन्हें प्राइड था, जो गर्व था, और उन्हें जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना था। ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिकली बहुत थ्राइविंग थे, इकोनॉमिकली उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ब्रिटिश पीपल वर वेरी हैप्पी विथ रिगार्ड टू देयर इकोनॉमी। लेकिन वो जो थे दे वर बिलीविंग इन मटीरियल एडवांसमेंट एंड प्राउड ऑफ द नेशनल ग्लोरी। उन्हें अपने देश पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था, एंड वो फेस कर रहे थे हमें इंडियंस को, जो कौन थे, जो उस वक्त इकोनॉमिकली वीक थे
एंड वी वर डिवाइडेड अमंग्स आवरसेल्व्स, हम इतने टुकड़ों में बटे हुए थे, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, क्लास के नाम पर, इवन क्लैन के नाम पर, नेशनल ट्राइब्स के नाम पर, कि इट वॉज वेरी इजी फॉर देम, क्योंकि हम बटे हुए थे और वो एकजुट थे. सो जो यूनिफाइड पॉलिटिकल नेशनलिज्म है वो इंडिया लैक कर रहा था, बट ब्रिटिश हैड दैट, उनमें वो प्राइड, वो ग्लोरी थी. और साथ ही साथ हमारे में जो था लैक ऑफ मटीरियलिस्टिक विजन, जो उनके पास विजन था विद रिगार्ड टू देयर इकोनॉमी और मटीरियलिस्टिक जो उनके गोल्स थे, वो इंडिया लैक करता था. और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है उनकी सक्सेस के लिए इंडिया में. और हम बात कर रहे हैं इंग्लिश कंपनी की. दीज वर ऑल द डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को यहाँ पर सक्सेस मिलती है. और हमारा जो फैक्शनलिज्म है, हमारे जो टुकड़े हैं, हमारी जो लैक ऑफ डिसिप्लिन इन आर आर्मी है, और हमारे पास जो एडवांसमेंट नहीं है विथ रिगार्ड टू आर नेवी, साथ ही साथ हमारे आर्म्स और एम्यूनेशन में, ये सब हमारे खिलाफ काम करता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स.